बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्टन का चैप्टर नंबर 38 स्टार्ट करेंगे आज, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा यार, पल्मोनरी वेंटिलेशन में ना हम लोगों ने सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पूरे चैप्टर्स के अंदर इनके क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होती है, ठीक है। वेंटिलेशन बेसिकली क्या है कि एक्सचेंज एयर का, यानी कि एयर का लंग्स के अंदर आना और लंग्स से बाहर निकलना, ये हमारे पास है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे अच्छा लंग्स के अंदर आ गई है, अब उसकी डिफ्यूजन कैसे हो रही है ब्लड के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे अच्छा ब्लड के अंदर आ गया तो ब्लड के अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। और चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे कि रेगुलेशन कैसे हो रही है वेंटिलेशन की। अच्छा, अब उसके बाद आती है जी मैकेनिक्स पल्मोनरी वेंटिलेशन की, ठीक है। तो बेसिकली देखो, मसल्स की यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करना है। अच्छा, उससे पहले ना हम लोग एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये समझ लो हमारा चेस्ट केज है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब जब हमने इंस्पायरेशन करनी है ना, तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसको हमने एनलार्ज करना है। तो ये दो तरीक़ों से एनलार्ज हो सकता है। एक, इसका हम वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज़ कर दें, और दूसरा हम इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज़ कर दें, ठीक हो गया। तो जो वर्टिकल डायमीटर है ना, वो बेसिकली कैसे इंक्रीज़ होता है कि अगर हम इस डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवा दें, ठीक है, डायफ्राम लोअर लेवल पे आ जाएगा और ये हमारे पास वर्टिकल डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ हम लोगों ने करनी है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है इसको इंक्रीज़ करना है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर को हमने इंक्रीज़ करना है, इसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है हमारे पास बकेट हैंडल मूवमेंट्स, और दूसरी हमारे पास होती है पंप हैंडल मूवमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये बकेट हैंडल मूवमेंट्स और पंप हैंडल मूवमेंट्स क्या चीज़ें हैं? अच्छा, इसके लिए ना ये डायग्राम देखो। अच्छा, अब ये देखो, ये नज़र आ रही हैं जो हमारी वो हैं रिब्स हैं, ये थोड़ी सी इंक्लाइन है डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये क्या करती हैं, ये अपवर्ड मूव कर जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग के पास एक कोई बाल्टी होती है पानी वाली, ठीक है, जिसके दोनों साइड पे उठाने वाली चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे हम उन दोनों चीज़ों को उठाएंगे, ठीक है, तो सेम उसका इनका भी यही हिसाब है, ठीक है। ये साइड पे ऐसे लगी हुई थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा कि इनको जो है वो साइड से ऐसे उठा दीजिएगा मसल की वजह से ऊपर, और जब ये इनको ऐसे उठा देंगे तो इसको हम कहेंगे बकेट हैंडल मूवमेंट्स, ठीक है। इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा कैसे इंक्रीज हो रहा है? अब ये देखो, एक और बात नोट करो कि ये स्टर्नम लोअर लेवल पे है और हमारे पास रिब्स अपर लेवल से आ रही हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, कि ये हमारी स्टर्नम पड़ी हुई है और ये हमारी क्या है, अगर हमारी ये है रिब आ रही है, ठीक है, तो वर्टिब्री से रिब ऐसे आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे को अपवर्ड ले जाएंगे, ठीक है। स्टर्नम को यहाँ से अपवर्ड ले जाएंगे, ठीक है। इससे भी हमारा क्या होता है, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है, ठीक हो गया। तो अब हम फाइनल करेंगे। हमने क्या बात डिस्कस की? हमने बात डिस्कस की कि हमारे पास जो है ना लंग्स का, हमने बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसमें दो हम चीज़ें कर सकते हैं। हम या तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ कर देंगे उसका, या फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक हो गया। तो हम वर्टिकल डायमीटर कैसे इंक्रीज़ करेंगे? डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से। और हम एंटीरियर पोस्टीरियर या हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो हमने उसके इंक्रीज़ करना है वो कैसे करेंगे? पंप हैंडल मूवमेंट्स और बकेट हैंडल मूवमेंट से, ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस हम चलते हैं उसकी तरफ ही, ठीक है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मसल दैट कोजेज द लंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो वो कहता है क्वाइट ब्रीदिंग इज अकम्प्लिश्ड ऑलमोस्ट बाय द हेल्प ऑफ द डायफ्राम। इंस्पायरेशन की बात हो रही है ये, ठीक हो गया। और अगर आपने जो है एक्सपायरेशन करनी है, ठीक है, तो नॉर्मली एक्सपायरेशन के बारे में याद रखना है कि एक्सपायरेशन जो होती है वो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग की टिश्यू की वजह से होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करवानी है, हैवी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी एक्सपायरेशन हो, तो उस दौरान हमारे पास जो है एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे विसरास पड़े हुए हैं नीचे, यहाँ पे लंग्स हैं, ये सॉरी हमारे लीवर है, ठीक है, हमारा स्टमक यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना अपवर्ड, ठीक है, तो इससे हमारी डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन को फर्दर एड होगी, ठीक हो गया। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम एब्डोमिनल मसल्स जो हैं इनकी भी कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। अच्छा, अब आगे पैराग्राफ में उसने वही बात डिस्कस किया कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कैसे इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे उसने मसल्स डिस्कस किए हैं। जो मसल्स इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होंगे वो इंस्पायरेटरी मसल्स होंगे या मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन होंगे। जो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होंगे वो मसल्स एक्सपायरेशन होंगे। इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल आ गए जी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्टेनोक्लीडोमास्टोइड्स स्टेटस एंटीरियर और सिक्लेनस मसल्स। जबकि एक्सपायरेशन में हमारे पास कौन से मसल्स आ गए? रेक्टस एब्डोमिनिस, इंटरनल इंटरकोस्टल वगैरह आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आता है जी प्रेशर डेट कोजेज द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात यह है, वो उसने बात इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे लंग्स हैं ना, ठीक है, वो मीडियस्टाइनम में सिर्फ अपने हाइलम के ज़रिए से कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली एक एयर बलून की तरह है, ठीक है, जो अपनी कैविटी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं।
और हम लोगों को पता है कि लंग्स हैं, ठीक है। और लंग्स की गिर्द क्या होती है, एक प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है। और लंग्स जो होते हैं वो क्या करेंगे कि इस प्लूरल कैविटी के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी लंग्स ने एक्सपेंड करना है, कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। लंग्स के गिर्द जो है एक प्लूरल कैविटी है। अब बेसिकली इस प्लूरल कैविटी की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। एक आपके पास क्या है जी, ये देखो, ये आपका अगर लंग्स है ना, ऐसे आपका लंग्स है, ठीक है। अब हमें पता है लंग्स की गिर्द जो होती है वो ये आ गई एक लेयर, एक इसके बिल्कुल साथ होती है, ठीक है। ये जो इसके साथ होती है ये आपकी विसरल लेयर होती है, और दूसरी आपकी पेराइटल लेयर होती है। और विसलर और पेराइटल लेयर के दरमियान आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये जो आपका फ्लूइड है ना, इसमें लिम्फेटिक्स भी पड़ी हुई हैं और लिम्फेटिक्स कंटिन्यूसली यहाँ से सक्शन कर रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इस फ्लूइड के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल प्रेशर। अभी हम आगे चल के उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में उसने ये समझाया है कि कंटिन्यूअल सक्शन ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड इन द लिम्फेटिक चैनल्स मेंटेन अ स्लाइट सक्शन बिटवीन द विसरल लेयर ऑफ द लंग प्लूरा एंड द पेराइटल लेयर ऑफ द लंग प्लूरा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आगे जी प्लूरल प्रेशर, ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ बेसिकली प्लूरल प्रेशर, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्लूरा थी, ठीक है। अब प्लूरा जो है इसके दरमियान फ्लूइड है, ठीक है, दो लेयर्स के दरमियान। और वो जो फ्लूइड है चूँकि उसको कंटिन्यूसली सक्शन दे रहा है लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्रेशर जो है इसका स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं प्लूरल प्रेशर, ठीक है। और नॉर्मली स्लाइटली नेगेटिव होता है। इसकी वैल्यू इंस्पायरेशन के दरमियान हमारे पास जो है वो कितनी होती है, तकरीबन -5 होती है, ठीक हो गया। और ये जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान वेरी कर सकती है, यानी ये -7.5 तक वेरी कर सकती है। अब इसमें बेसिक सी बात है, ये देखो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारा लंग्स है ना, यही लंग्स देख लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारी प्लूरा है, ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी प्लूरा है, ठीक है। एक तरफ इसके लंग्स है और दूसरी तरफ इसकी चेस्ट वाल है, ठीक है। सिर्फ अगर एक बात बंदा याद रख लेना तो इसको बहुत आसानी होगी। वो क्या कि जो हमारी चेस्ट वाल है ना, वो हमेशा क्या करेगी, इसको आउटवर्ड पुल करने की कोशिश करेगी। चेस्ट वाल की जो रिकॉइल है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, और जो लंग्स इनकी रिकॉइल हमेशा जो है वो इनवर्ड होती है, ठीक है। इसकी वजह से समझ लो कि भाई ये दो शापर हैं, उनके दरमियान थोड़ा सा पानी और ये आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक हो गया। तो इन पे ऐसे फोर्स लग रही है, आउटवर्ड दोनों पे फोर्स लग रही है, ठीक है। तो दरमियान में आपके पास एक प्रेशर मेंटेन हुआ है, ठीक है। अब जब हमने इंस्पायरेशन करनी है ना, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आउटवर्ड पुल है ना हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा प्लूरल प्रेशर है ना वो स्लाइटली मोर नेगेटिव हो जाएगा, -5 से -7.5 तक चला जाएगा, -7.5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान जो है ये हमारा प्रेशर चला गया। अच्छा, अब देखो, अब जब ये प्रेशर जो है वो इतना इंक्रीज़ हो जाएगा, -7.5 तक चला जाएगा, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया। नेगेटिव प्रेशर के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव प्रेशर इज़ ऑलवेज द सक्शन प्रेशर, ठीक है। अब ये समझो हमारे लंग्स की एल्वेलाई थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा भाई नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ ना, इसने ऐसे पुल किया एल्वेलाई को, पुश किया एल्वेलाई, सॉरी पुल किया, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो एल्वेलाई हैं ये एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये हमारे पास बात हुई। अब उसके बाद कहता है आगे आपके पास जी एल्वियोलर प्रेशर, ठीक है। तो एल्वियोलर प्रेशर क्या होता है, जो लंग्स एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर प्रेशर। अब ये एल्वियोलर प्रेशर नॉर्मली जो है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है +1 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये सक्शन प्रेशर लगता है, ठीक है, तो ये जो एल्वियोलर प्रेशर ये डिक्रीज़ हो जाता है अप टू -1 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर तक। हम लोगों ने देखा ये एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की, वो कहता है कि जो -1 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर है ना, ये इतना पल्मोनरी प्रेशर है कि ये 0.5 लीटर ऑफ द एयर को 2 सेकंड्स के अंदर इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। अब आगे आता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। अब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर और रिकॉइल प्रेशर जो है ना, ये बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बेसिकली है क्या, हम लोगों ने कहा कि जो प्लूरल प्रेशर को अगर हम लोग और एल्वियोलर प्रेशर का डिफरेंस निकालेंगे ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी का मतलब है ये इस वॉल के अक्रॉस जो हमारे पास डिफरेंस है ना, ठीक है, ये जो पूरी वॉल थी, एल्वियोलर प्रेशर और ये जो प्लूरल प्रेशर है, इनके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अच्छा, और दूसरी चीज़ आती है रिकॉइल प्रेशर। अब रिकॉइल प्रेशर क्या चीज़ है, वो प्रेशर जिसके साथ लंग्स रिकॉइल बैक करेंगे, ठीक है। ये लंग्स हैं, ठीक है, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, ठीक है। जिस प्रेशर के साथ ये रिकॉइल करेंगे उसको हम लोग कहते हैं रिकॉइल प्रेशर। अब एक सिंपल सी बात है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हम जितना ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, तो लंग्स की एक्सपेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी,
ठीक हो गया ना। मतलब जितनी ज़्यादा हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, जितना सक्शन प्रेशर हम ज़्यादा कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे लंग्स उतने ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ना, हमारे लंग्स उतने ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, और जितने ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे उनकी इलास्टिक फोर्स उतनी ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, और रिकॉइल प्रेशर जो है हमारे पास उतना ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक हो गया। तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर और रिकॉइल प्रेशर बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ना एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। ठीक है। अब ये ग्राफ है, और इधर एक और बात बड़े मज़े की याद रखने वाली, वो क्या है, वो ये है कि जो एल्वियोलर प्रेशर है ना, देखो नॉर्मली इंस्पायरेशन के स्टार्ट में और एक्सपायरेशन के स्टार्ट में एल्वियोलर प्रेशर 0 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर होता है, और 0 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मली हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगी ना, उस जो उसके स्टार्ट और एंड पे हमारा एल्वियोलर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। इसका मतलब वहाँ कोई ना एयर अंदर आ रही है ना एयर बाहर जा रही है। लेकिन जब हमारी इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि पंप लगता है, ठीक है ना, और यहाँ पे नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। और नेगेटिव सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होता है, एयर अंदर आ जाती है। और जब एक्सपायरेशन होती है तो रिकॉइल प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ये रिकॉइल होती है बैक। ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगती है, अब एयर जो है वो आउटसाइड पुश हो जाएगी, और जब एयर आउटसाइड पुश होगी तो हम लोगों ने कहा ये प्रेशर जो था वो जो इंक्रीज़ कर देगा रिकॉइल प्रेशर जो है, मतलब +1 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर तक। ठीक है। तो उसके बाद जो है अब ये ग्राफ में इन्होंने दिखाया। ठीक है। कि वो कहता है कि इंस्पायरेशन के ये तो आपका वो था ना ट्रांसफर प्लूरल प्रेशर जो -5 से कहाँ तक गया, -7.5 तक, इसको छोड़ दो। ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है। तो इनिशियली इंस्पायरेशन के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा कितना था, ये 0 था। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इंस्पायरेशन के जब स्टार्ट हुई ना इंस्पायरेशन, ठीक है, तो लंग्स का पुश लगा, मतलब कि नेगेटिव प्रेशर सक्शन प्रेशर लगा। ठीक है। और ये एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीज होता गया। फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर एयर आना शुरू होगी, अब एयर ने दोबारा इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये प्रेशर जो था ये दोबारा इसके अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये प्रेशर इंक्रीज़ होता गया, रिकॉइल प्रेशर बेसिकली बढ़ता गया ना। ठीक है। अब ये प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि इसने लंग्स में से दोबारा एयर को निकाल दिया। ठीक हो गया। और एयर निकल गई इसमें से, और एयर प्रेशर दोबारा डिक्रीज़ होकर 0 तक आ गया, जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रही। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का। अच्छा, इधर एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो देखो, देखो अब इंस्पायरेशन के स्टार्ट में हमारे पास क्या है डिफरेंस इनका। इंस्पायरेशन के स्टार्ट में हमारे पास डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 5 तक, 5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर। और इंस्पायरेशन के एंड पे कितना डिफरेंस है, 7.5। ठीक है। 1 से लेके 7.5 तक, सॉरी 0 से लेके 7.5 तक, 7.5 आ गया डिफरेंस इसका। ठीक है। इसका मतलब अलग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्पायरेशन के दौरान हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, तो वो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर आ रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी अगले पेज पे जाकर बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आती है जी कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग्स। ठीक हो गया। अब बेसिकली कॉम्प्लायंस क्या है, कॉम्प्लायंस हमने जहाँ भी पढ़ी है ना, कॉम्प्लायंस एक ही चीज़ है। ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज ऑफ प्रेशर, यहाँ पे भी यही कुछ ही है। ठीक है। अब मतलब अगर लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए बहुत कम प्रेशर जनरेट करने से, तो इसको हम कहेंगे ये लंग्स की कॉम्प्लायंस ज़्यादा है। ठीक है। यानी हमने थोड़ा सा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर लगाया और उससे लंग्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। हमने 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ही प्रेशर लगाया और ये लंग्स का वॉल्यूम इतना हो गया, और इस लंग्स को हमने 1 सेंटीमीटर वाटर ही प्रेशर लगाया और इस लंग्स का वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये लंग्स की कॉम्प्लायंस जो थी वो ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होती है कॉम्प्लायंस। ठीक है। अब नॉर्मल हम लोगों ने कहा जो कॉम्प्लायंस है वो कितनी होती है लंग्स की, कि अगर हम 1 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर लगाएंगे तो हमारे पास 200 ml ऑफ द एयर जो है वो मूव करेगी लंग्स के अंदर। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है कि कॉम्प्लायंस और जो होती है ना इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। ये वैसे ही एक मतलब बात है कि एक लंग्स है वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लायंट है, ठीक है, मतलब इसको ये जितनी आसानी से बाहर की तरफ मूव कर गया, जाहिर सी बात है ये अंदर उतनी ही वापस जाने के लिए उतनी ही कम फोर्स लगाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये वैसे बिल्कुल एक मतलब कि समझने वाली बात नहीं है खास नहीं। ठीक है। अब आ गया था जी कॉम्प्लायंस डायग्राम ऑफ द लंग। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लायंस डायग्राम है ना यार, ये समझने भी मतलब मज़ा आता है अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है। तो अब ये देखो ऊपर जो कॉम्प्लायंस डायग्राम है, अब ये कॉम्प्लायंस डायग्राम में एक आपके पास इंस्पायरेटरी कर्व है और एक एक्सपायरेटरी कर्व है। इंस्पायरेशन के दौरान क्या हो रहा है कि जो आपका प्लूरल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो रहा है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी प्लूरल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और आप ये देखो कि लंग्स का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने एक चीज़ नोट की कि इनिशियली क्या हुआ कि लंग्स का प्लूरल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इनिशियली, लेकिन लंग्स का वॉल्यूम इतना खास डिक्रीज नहीं हो रहा। फिर लंग्स का वॉल्यूम एकदम सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह जब प्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम इनिशियली ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ,
फिर एकदम सडन डिक्रीज़ आ गया, ये क्या वजह है? ये वजह समझने के लिए ये हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो हमारे पास हैं कि लंग्स के अंदर दो तरह की फोर्सेस हैं, इलास्टिक फोर्सेस। एक हमारे पास हैं लंग्स की इलास्टिक फोर्सेस, दूसरी हमारे पास हैं सरफेस टेंशन में जो फ्लूइड वगैरह है उनकी इलास्टिक फोर्सेस, ठीक है। तो एक तो लंग्स की अपनी इलास्टिक फोर्सेस हैं, उसके अंदर इलास्टिन है, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो क्या कर रही हैं? लंग्स को चाहती हैं कोलैप्स हो जाए, इलास्टिन और कोलेजन वगैरह, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती हैं जी सरफेस टेंशन जो पड़ी हुई है एल्वियोलाई की, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये सारा आपको ना पहले समझाता हूँ, फिर मैं इसको क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ, हम लोगों ने क्या कहा, सरफेस टेंशन की तरफ आते हैं सीधा। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन ये है कि भाई ये देखो वाटर है ना, ठीक है। जब वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठे पड़े होंगे ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रहना पसंद करेंगे, अपने दरमियान कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसी यही वजह है कि रेन के ड्रॉप्स जो हैं आपस में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने कह दिया जी ये सरफेस टेंशन आ गई, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो होल्ड कर रही है मॉलिक्यूल्स को टुगेदर। अब हमारे पास सरफेक्टेंट क्या है? ठीक है, सरफेक्टेंट हमारे पास एक है सरफेस एक्टिव एजेंट। अब सरफेस एक्टिव एजेंट का क्या मतलब है? सरफेस एक्टिव एजेंट का मतलब ये है कि ये जो सरफेस टेंशन जनरेट हो रही है ना इसकी, ये जो एयर को अपने अंदर नहीं जाने दे रही सरफेस टेंशन इसकी, ठीक है, इस सरफेस टेंशन को वो डिक्रीज कर देगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास सरफेक्टेंट हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो सरफेक्टेंट जो है ना वो एल्वियोलाई के अंदर बेसिकली आपके पास टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स हैं और क्लारा सेल्स होते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इससे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन है, एपोप्रोटीन्स हैं और कैल्शियम आयंस हैं, ठीक है। अब ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, यहाँ से हमारी वो कर्व जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। अब ये देखो लंग्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि भाई ये आपके लंग्स हैं, एल्वियोलाई हैं, ठीक है। अब एल्वियोलाई के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और इस फ्लूइड के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? सरफेक्टेंट पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इनिशियली क्या था? सरफेक्टेंट इसके ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन को इसका काम है डिक्रीज़ करना, ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर रहा है, एयर आ रही है और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंस्पायरेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होगा, ये जो एल्वियोलाई था ना, ये बेसिक ये जो सरफेक्टेंट था, ये अब मिक्स होना शुरू हो जाएगा। पहले ये सिर्फ ऊपर एक लेयर बना के खड़ा हुआ था, अब ये जितना अंदर एल्वियोलर फ्लूइड था उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जब ये एल्वियोलर फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाएगा तो ये सरफेस टेंशन को फर्दर क्या करेगा? डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से इनिशियली क्या हुआ? हम लोगों को लंग्स के वॉल्यूम में इतना ख़ास एक डिक्रीज़ दिखाई नहीं दिया। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि इनिशियली जो थी प्लूरल प्रेशर नेगेटिव हुआ, लेकिन सरफेस टेंशन उस लिहाज से आपके पास लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एकदम इंक्रीज़ है। वो एकदम इंक्रीज़ क्यों है? क्योंकि अब जब प्लूरल प्रेशर और नेगेटिव होगा तो जो आपका सरफेक्टेंट है वो मिक्स हो जाएगा एल्वियोलर फ्लूइड के अंदर। इसी तरह जब एक्सपायरेशन स्टार्ट हुई तो इनिशियली ये मिक्स था, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं हो रहा ज़्यादा, क्योंकि सरफेस टेंशन अभी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? जब एक सर्टन वैल्यू अप्रोच हो गई तो उसके बाद लंग्स का वॉल्यूम सडनली डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। वो क्यों डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि अब जो सरफेस टेंशन थी वो रिड्यूस हो जाएगी, एल्वियोलाई जो है वो सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, एल्वियोलर फ्लूइड को लीव कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा अब ये देखो, ये पैराग्राफ में उसने हमें क्या बताया? ये पैराग्राफ में उसने हमें ये बताया कि भाई देखो, अगर हम लोगों लेते खाली लंग्स जिनके अंदर हम लोग पानी डालते, ठीक है, तो पानी डालने से क्या होना था कि हम लोगों ने बहुत कम सक्शन प्रेशर लगाना था और उससे पूरा लंग्स फिल हो जाना था और पूरा लंग्स जो है वो वापस रिकॉयल हो जाना था, ठीक है। लेकिन प्लूरल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें करना पड़ा, उसके बाद जाके लंग्स जो हैं उनकी इन्फ्लेशन हुई। इसमें वजह क्या थी? वो यही वजह थी कि जो लंग्स हैं उनके अंदर सरफेक्टेंट है। सरफेक्टेंट क्या क्रिएट करता है? सरफेक्टेंट एयर सरफेस बैरियर क्रिएट कर देता है, ठीक है। सॉरी, सरफेक्टेंट कह रहा हूँ, सरफेस टेंशन है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो क्या कर देती है? वो सरफेस एयर टेंशन क्रिएट कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लंग्स को एक्सपेंड करवाना। अच्छा जी, अब आगे आपके पास आ जाएगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल ऑफ द सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन यही जो लंग्स के एल्वियोलाई के जो अंदर पड़ा हुआ है ना फ्लूइड, ठीक है, इसकी सरफेस टेंशन क्या कोशिश करवा रही है? ये आपस में इकट्ठे हो जाएं और एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स हो जाए, ठीक है। और सरफेक्टेंट जो होता है उसने इसी फोर्स को रिड्यूस करना होता है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या आता है? आगे हमारे पास आ जाएगा जी, वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर हमारे पास एल्वियोलाई ना हो
एल्वियोलाई में सरफेक्टेंट, तो जो हमारे पास एल्वियोलर फ्लूइड है वो 50 डाइन्स पर सेंटीमीटर जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लेकिन यही अगर हमारे पास एल्वियोलाई होंगे तो ये प्रेशर 30 डाइन्स पर सेंटीमीटर तक आ जाएगा। अच्छा, अब आगे ना ये उसने क्या डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है कि अगर आपके पास कोई एल्वियोलाई हैं, ठीक है, वो क्लैप्स हो रहे हैं, तो उन क्लैप्सिंग एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में ये फॉर्मूले में से अक्सर रिलेशंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या बात करना चाह रहा है, बात ये करना चाह रहा है कि जितना रेडियस एल्वियोलस का कम होगा और जितनी उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी वो उतनी ज़ोर से कोलैप्स करेगा। ठीक है ना, यानी कि एक छोटा एल्वियोलाई है, ठीक है, और उसके अंदर सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उतनी ही ज़ोर से कोलैप्स करेगा, उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब वही वो बात कर रहा है कि अगर हमारे पास सरफेक्टेंट है तो ये प्रेशर जो कोलैप्सिंग था वो कितना है 4 सेंटीमीटर, लेकिन अगर सरफेक्टेंट नहीं है तो ये प्रेशर 18 सेंटीमीटर वाटर है। यानी कि सरफेक्टेंट नहीं है तो इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, इतनी ज़्यादा रिकॉइल टेंडेंसी है लंग्स की। अब इधर से ही हमें पता चलेगा कि एक और सरफेक्टेंट का फंक्शन क्या है, कि जो हमें, अब देखो हम लोगों ने क्या करनी है, इंस्पायरेशन करनी है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन के लिए हमारे मसल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास सरफेक्टेंट नहीं ना होगा तो इंस्पायरेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ऐसे एक्सपेंड करवाना था, सरफेक्टेंट पड़ा हुआ था, उसने पहले इसको लूज़ कर दिया, अब इतनी एफर्ट नहीं लगी हमारी। लेकिन अगर सरफेक्टेंट नहीं होगा, ये क्लैब्स्ड हैं, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने का पड़ेगा इनको ओपन करवाने के लिए, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है उसको भी डिक्रीज करता है सरफेक्टेंट। ठीक है, अब आता है जी प्रेशर कॉज बाय द सरफेस टेंशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एल्वियोलर रेडियस। ठीक है, वही जो हम लोगों ने बात की, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्वियोलर रेडियस। यहाँ पे उसने कंडीशन डिस्कस किया जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, अब ये हम लोगों ने एफएससी में ही पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, क्या हुआ कि जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स थे उनके अंदर सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं हो रही, एक बात, तो सरफेस टेंशन उनकी क्या होगी, इस फार्मूला के मुताबिक सरफेस टेंशन उनकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह हम लोगों ने कहा वो बच्चे हैं अभी, तो उनका जो रेडियस है वो भी कम होगा, तो उनका जो रिकॉइल प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर देंगे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि हम लोग उनको स्टीरॉयड के इंजेक्शन दें और सरफेक्टेंट वगैरह के इंजेक्शन दें, ठीक है, जिससे वो इवेंचुअली जो है वो रिकवर हो जाएगा।